नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। ग्रीडिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये इस सीरीज का हमारा 10th लेक्चर है। तो चलिए अब हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है पेपर नंबर 1 से। और क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन प्रेजेंट टाइम्स। वर्तमान समय में भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्ष आंदोलन के महत्व की चर्चा कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है वो है क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी स्थापना जो है 1961 में यूगोस्लाविया में की गई थी और वर्ष 2021 में जो है इसने 60 साल 60 ईयर्स को जो है कंप्लीट किया था। इसके फाउंडर स्टेट्स कौन थे? यूगोस्लाविया, इंडिया, इजिप्ट, घाना और इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये 5 स्टेट थे जो थे इसके फाउंडर स्टेट थे। और जो इंडिया के जो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने इसकी स्थापना में बहुत बड़ी भूमिका जो है वो निभाई थी। तो हम देखते हैं कि ये जो नाम की शुरुआत तब हुई थी जबकि औपनिवेशिक जो व्यवस्था है, ठीक है, जो इंपीरियलिज्म की जो पूरी व्यवस्था है उसके डिक्लाइन हो रहा था, उसका जो है पतन हो रहा था। और यहाँ पे जो नए नए देश थे उनको जो है वो गुलामी से आजाद हो रहे थे और वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाने के लिए जो है बनाने में लगे हुए थे। तो उसी टाइम पर, ठीक है, उसी टाइम पर जो है हम देखते हैं कि वहां पे कोल्ड वॉर की स्थिति से भी जो है विश्व जो है गुजर रहा था। और ये जो छोटे देश थे इन्होंने जो है अब इन दोनों पॉलिटिको मिलिट्री ब्लॉक से अपने आप को सेपरेट रखने की कोशिश की थी और उसी के चलते जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो है शुरुआत हुई थी। तो 2 पॉलिटिको मिलिट्री ब्लॉक्स कौन से थे? एक था यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर। यूएसए की जो पूरी आइडियोलॉजी थी वो थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की और यूएसएसआर जो था वो सोशलिस्ट इकोनॉमी पे जो है विश्वास रखता था। तो यहाँ पर जो है उनको डर था कि उनकी सोवरेनिटी, उनकी संप्रभुता, उनकी जो है इंटीग्रिटी, उसको कहीं खतरा ना हो। इसलिए जितने भी डेवलपिंग नेशंस थे, जो भी छोटे देश थे, उन्होंने अपने आप को जो है इन दोनों ही मिलिट्री ब्लॉक से जो है अपने आप को सेपरेट रखने की कोशिश की थी, अपने आप को अलग रखा था। और यहाँ पे जो है लेकिन यहाँ पे क्या था, जितने भी यूएसए और यूएसएसआर थे जो वो कई सारे ऐसे छोटे देशों को अपने गुट में शामिल करना चाहते थे ताकि वो अपनी स्थिति को और ज़्यादा मजबूत कर सकें। तो इन्हीं सब के कारण जो है नैम का जो है स्थापना की गई थी। तो नैम में जो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज थे उन्होंने अपने हितों को और अपनी प्राथमिकताओं को सामने रखा था, अपने हितों को रिप्रेजेंट किया था, अपनी प्राथमिकता, अपनी प्रायोरिटीज़ को उन्होंने सामने रखा था। तो इसका एम क्या था? इसका एम था कि जितनी भी इंडिपेंडेंट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, जो अभी जो नई जो हाल ही में उस टाइम पे जितनी भी कंट्रीज थे उनको फ्रीडम प्राप्त हुई थी, उनकी जो है ऑटोनॉमी, उनकी स्वायत्ता को सुनिश्चित करना, उसकी स्वायत्ता की रक्षा करने के लिए जो है नैम की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो है यहाँ पे जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज थी उन्होंने जो है ना ही यूएसए को ना ही यूएसएसआर को जो है उसमें शामिल हुए थे और अपने आप को इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल रखा था इन दोनों ही गुटों से। ठीक है, और डेवलपिंग कंट्रीज जो थी उन्होंने ना ही ईस्टर्न ब्लॉक का साथ दिया था, ना ही वेस्टर्न ब्लॉक का साथ दिया था ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। ठीक है, और उन्होंने अपने इंटरेस्ट प्रायोरिटीज को जो है वहाँ पे उन्होंने आगे रखा था और उन्होंने ये किया था कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, ठीक है, विश्व राजनीतिक उस टाइम की जो थी उसके जो है उससे अपनी इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए जो है किसी भी ब्लॉक का जो है के साथ जो है अलायंस नहीं किया था। वो अपने जजमेंट्स जो थे, जो उनकी कंट्री के लिए सही जजमेंट है, जो अपनी प्रायोरिटीज़ हैं उनकी, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने जजमेंट्स को लेने के लिए वो पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से ले सके, इसीलिए उन्होंने जो है किसी भी गुट का जो है वहाँ पे साथ नहीं दिया था। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये इंश्योर करता था, नैम का जो पूरा अगर हम प्रिंसिपल देखें तो ये इंश्योर करता था, ये सुनिश्चित करता था कि नेशनल इंडिपेंडेंस, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता था, ताकि उनकी इंडिपेंडेंस को सुनिश्चित करता था, उनकी संप्रभुता या फिर सोवरेनिटी को जो है सुनिश्चित करता था, उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उनके जो जितनी भी नॉन अलाइंड कंट्रीज हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी रक्षा के लिए जो है पूरे नैम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म उस टाइम पे था।
तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पंचशील एग्रीमेंट जो था, जो इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था, उसके जो पॉइंट्स थे उसी पर ये पूरा जो है बेस्ड है नैम भी। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए परस्पर सम्मान करेंगे, एक दूसरे के सैन्य और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आपसी गैर आक्रामकता जो है वो शो नहीं करेंगे, समानता और पारस्परिक लाभ के लिए काम करेंगे और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और आर्थिक सहयोग को बनाए रखेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रिंसिपल्स थे जिस पर कि नैम को जो है, नैम की पूरी पॉलिसी जो है वो बनाई गई थी। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि रेलेवेंस क्या है इंडिया के लिए। ठीक है, इंडिया की रेलेवेंस से पहले हम समझेंगे कि आखिर जो है इसने क्या काम किया था नैम ने पूरे विश्व वर्ल्ड पोर्टल पे। तो सबसे पहले जो है इससे डीकोलोनाइजेशन, उपनिवेशवाद को जो है उसकी एडवोकेसी की थी। अपार्थीड, रंग भेद को अंत करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण में जो है इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और अब हम हाल ही में देखते हैं कि एक नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सूचना आदेश की शुरुआत करने जा रहा है नैम, जिसको कि नैम 2.0 का भी नाम दिया जा रहा है। तो इसका अब हम देखेंगे कि इसके लिए इंडिया के लिए क्या क्या रेलेवेंस है पूरे नैम की। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है न्यू कोल्ड वॉर बिटवीन चाइना एंड द यूएसए। ठीक है, चीन और अमेरिका के बीच जो है नया शीत युद्ध देखा जा रहा है। जैसे कि हमने पहले बात की थी, फर्स्ट कोल्ड वॉर जो है वो किसके बीच में था, वो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में था। लेकिन जो है यहाँ पर जो है नया एक कोल्ड वॉर देखा जा रहा है चाइना और यूएसए के बीच में। ठीक है, तो दोनों ही अलग अलग अपने जो है अपनी अलग अलग पहचान बनाने के लिए, अपने अलग अलग जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अलग अलग पहचान बनाने के लिए अलग अलग तरीके से जो है ट्रेड की दुनिया में जो है अपने आप को स्थापित करने के लिए जो है इनके बीच में कोल्ड वॉर देखा जा रहा है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कई बार जो है ट्रेड वॉर होता है इनके बीच में। कई सारे जो है इन्होंने इंस्टीट्यूशंस भी फॉर्म किए हैं, जैसे कि यूएसए ने जो है क्वाड की शुरुआत की है। वहीं अगर हम चाइना को देखें तो वो उसने एससीओ की शुरुआत की है। तो चाइना की जो बढ़ती प्रेजेंस है इंडियन ओशियन में, वो कहीं ना कहीं जो है चाइना और यूएसए के बीच में जो है एक कोल्ड वॉर की स्थिति उत्पन्न करती है। और इंडिया जो है नैम का फायदा उठा के जो है पूरे विश्व में जो फिर से जो एक ध्रुवीकरण की जो पॉलिसी जो अपनाई जा रही है, एक वर्ल्ड पोलराइजेशन जो देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको कंटेन करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो है इंडिया जो है यहाँ पे अगर हम चाइना और यूएसए दोनों के साथ ही जो अपने आप को सेपरेट रखें तो हमें उससे जो है ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि चाइना जो है वो हमारा एक इमीडिएट नेबर है। तो उसके साथ हमें बहुत अच्छे संबंध रखने होंगे। और जो है यूएसए है उससे जो हमें बहुत सारा टेक्निकल असिस्टेंस मिलता है, तो उससे भी हमें अपने संबंध जो है अच्छे बनाने पड़ेंगे, तो हम कहीं किसी को भी नाराज ना कर सकें। इसकी वजह से हमें नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी जो है वो पूरी तरीके से उस पर जो है हमें टिके रहना होगा। इसके बाद हम देखते हैं नियो कॉलोनिज्म। ठीक है, नियो कॉलोनिज्म क्या होता है कि मतलब कि डायरेक्ट तो वहाँ पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन जो है आप कोई कंट्री जो होती है वो किसी डेवलपिंग कंट्री में किसी तरीके से निवेश करती है, या फिर जो है उनको आर्थिक मदद से जो है वो जो पूरी वहाँ की इकोनॉमी है और वहाँ की जो पॉलिटिक्स है कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करती है। वहाँ पे उसका इंटरफेरेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो चाइना है, फॉर एग्जाम्पल जो चाइना है उसने अफ्रीकन कंट्रीज़ में, एशियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। और वहाँ पर जो है जब वो कंट्रीज जो है वहाँ पे उनका जो है लोन जो है वापस चाइना का नहीं चुका पाती है, तो वहाँ पे जो है वो अपने अलग अलग तरीके से जो है अपने एडवांटेजेस लेता है। फॉर एग्जांपल श्रीलंका के अगर हम देखें तो हम्बनटोटा वहाँ पे पोर्ट बनाया था चाइना में, और उसके बाद जो है अब वहाँ पे वो नेवल बेस भी जो है वो स्थापित करने जा रहा है। तो इस तरीके से जो चाइना जो है वो उसको जो है जो नियो कॉलोनिज्म की जो पॉलिसी को अपना रहा है, कहीं ना कहीं उसको कंटेन करने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। क्योंकि जो नैम की पूरी जो है, जैसे कि हमने बात की थी कि डीकोलोनाइजेशन में उसने बहुत मदद की है। जितनी भी छोटी कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, उनकी इंडिपेंडेंस में बहुत ही बड़ा हाथ है। तो यहाँ पर जो है इंडिया जो है नैम की मदद से जो है एक कलेक्टिव एक्शन का जो इथोस है उसको एस्टैब्लिश कर सकता है, और जो है नियो कॉलोनिज्म के साथ जो है वो हम लड़ सकते हैं। इसके बाद है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का लोकतंत्रीकरण। तो जो यूनाइटेड नेशन की जो पूरा यूनाइटेड नेशन में जो है बहुत सारे जो है अनडेमोक्रेटिव जो है रिप्रेजेंटेशन है, साथ साथ जो है वीटो पावर जो परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, वो भी बहुत ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक तरीके से है।
तो यहाँ पर जो है यहाँ पर कई बार आवाज़ भी उठती है, कई बार मांग भी उठती है कि यूएन यूनाइटेड नेशन में जो है रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। तो जो नैम जो है, ठीक है, नैम के मेंबर्स कितने हैं, वो 120 हैं, और उसमें से अधिकतम मेंबर जो हैं वो जो है यूनाइटेड नेशन के भी हैं, ठीक है। करीब 2/3 मेंबर्स जो हैं यूनाइटेड नेशन के, वो नैम के भी जो है नैम के भी मेंबर्स हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो अगर हम जो है नैम जो है पूरा जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, ये जो पूरा इंस्टीट्यूशन है, ये जो है यूनाइटेड नेशन को एक डेमोक्रेटिक बनाने में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है, और इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है एक उसके यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट पाने के लिए भी अगर नैम का सहयोग मिलता है तो इंडिया जो है परमानेंट सीट भी अपनी सुनिश्चित करने में जो है इसको मदद मिलेगी। तो इंडिया के लिए नैम जो है वो एक बहुत बड़ी जो है भूमिका निभाता है उसकी एक परमानेंट सीट को सुनिश्चित करने के लिए, और जो पूरा यूनाइटेड नेशन है उसको जो है लोकतंत्रीकरण करने के लिए। इसके बाद हम देखेंगे कॉम्बैटिंग ग्लोबल इश्यूज। बहुत सारे ऐसे ग्लोबल इश्यूज हैं, वैश्विक मुद्दे हैं, जिसका कि हम आज जो है अकेले जो है हम लोग जो है सामना नहीं कर सकते। आज जो है पूरी जो विश्व है, पूरी जो बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है, मतलब कि ठीक है, वो आत्मनिर्भर नहीं, हमें जो है एक दूसरे पे, ठीक है, हम लोग इंटरडिपेंडेंट हैं। तो जैसे कि ग्लोबल इश्यूज क्या हैं, जैसे टेररिज्म है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए WTO में, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हमें एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जहां पर कि हम जो है कई सारे देश मिलकर आवाज़ उठा सकें और इन जो ग्लोबल इश्यूज हैं उनसे कहीं ना कहीं हम लड़ सकें। वॉइस ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों की आवाज़ है, ठीक है, नैम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्रीज जितनी है उनका एक लीडर के रूप में पहचाना जाता है, और जो है इंडिया नैम के साथ मिलकर जो है जो है अगर डेवलपिंग कंट्रीज की जो आवाज़ बनेगा तो जो है इंडिया जो है अपने स्टेचर को, अपनी जो स्टेटस है उसको कहीं ना कहीं इंक्रीज करेगा, और डेवलपिंग कंट्रीज को हम लोग और ज़्यादा आगे जो है वो रख सकते हैं। इसके बाद है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था देखने को मिली है, ठीक है। मल्टीपोलर वर्ल्ड का आइडिया जो है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के कंकरेंस भी है। नैम जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो हेल्प करेगा कि जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है उसको एस्टैब्लिश करने में, जिसमें कि इंडिया जो है उसकी एक बहुत ही बड़ी भूमिका होगी, ठीक है। और जैसे कि G20 में, ठीक है, G20 की जो मीटिंग हुई थी उसने भी ऐसा रियलाइज किया है कि विदाउट डेवलपिंग कंट्रीज, बिना डेवलपिंग कंट्री के सहयोग के जो, ठीक है, जो G20 जो है वो कहीं पे भी स्टैंड नहीं करेगा, जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं वो कहीं पे भी स्टैंड नहीं करेंगे। जो एक ऐसा जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो अभी जो सिनेरियो जो है पूरा चेंज हो रहा है, एक्यूट क्राइसिस का जो पूरा सिनेरियो है उसमें जो है डेवलपिंग कंट्रीज की भी बहुत ज़्यादा मदद चाहिए, ऐसा G20 ने भी रियलाइज़ किया है। और इंडिया जो है अपनी सॉफ्ट पावर को यूज़ करके एक लीडरशिप, ठीक है, लीडरशिप को जो है एक जो डेवलपिंग कंट्रीज को जो है, डेवलपिंग कंट्रीज की जो लीडरशिप है उसको जो है एक सुनिश्चित कर सकता है। कंटेन राइज ऑफ चाइना की उदय को रोकने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा, ठीक है। जैसे कि चाइना की हम बढ़ती प्रेजेंस देखते हैं इंडियन पैसिफिक रीजन में, ठीक है, तो वहाँ पे उसको कंटेन करने के लिए जो है हमें नैम की ज़रूरत है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे कि वियतनाम है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, ठीक है, उनकी मदद से जो है जो चाइना की जो बढ़ती प्रेजेंस है साउथ चाइना सी में उसको भी कहीं ना कहीं कंटेन करने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो नैम की जो कंट्रीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं हमारे खुद के हितों की रक्षा करने के लिए। इसके बाद है बैलेंस्ड फ्रेंडशिप, ठीक है, संतुलित दोस्ती। इंडिया ने जो है नैम की जो पॉलिसी को अपनाए रखने के साथ साथ जो है अपनाने के साथ जो है एक बैलेंस्ड फ्रेंडशिप को भी दर्शाया है, ठीक है, ताकि जितनी भी जो ग्लोबल सुपर पावर है उससे हम लोग जो है अपने जो अपने हित जो है उसकी रक्षा कर सकें, जैसे कि हम वहां से एड ले सकें, मिलिट्री सपोर्ट ले सकें। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम देखें तो रशिया से जो है हम लोग ठीक है, मिग्स खरीदते हैं, USA से हमें टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा मिलता है। तो अपने हितों की रक्षा करने के लिए ज़रूरी है कि हम किसी एक कंट्री के साथ ना जुड़ें, हमें जो है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का जो है हिस्सा बनना पड़ेगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि एक बैलेंस अप्रोच हमें अपनानी पड़ेगी, क्योंकि जो है हम SCO, ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी हिस्सा हैं, हम क्वाड का भी हिस्सा हैं, जिसके की मेंबर्स कौन कौन से हैं,
यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है। तो हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी पड़ेगी अपने न्यू वर्ल्ड में अपने आप को, अपने हितों की रक्षा करने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कई ऐसे भी इंस्टांसेस देखे गए हैं जहाँ पर कि हमने देखा है कि जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं जो है नाम में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखता है। नाम तो जो जैसे कि हम देखते हैं जो जो इंडो पाक और इंडो चाइना वॉर हुए थे, उसको रोकने में जो नाम जो है वो बहुत बड़ी उसमें जो है उसको रोकने में जो है नाम की जो है नाकामी देखी गई थी। ठीक है, जैसे कि जब जो और जो नाम के जो मेंबर्स हैं उन्होंने एक डिप्लोमेटिक अप्रोच पूरी अपनाई थी जबकि इंडो चाइना वॉर हुआ था। ठीक है, 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ था, ठीक है, इंडो चाइना वॉर हुआ था, तो वहाँ के जो इसके जो घाना और इंडोनेशिया हैं उन्होंने जो है प्रो चाइना की जो नीति को अपनाया था और इंडिया की मदद करने से जो है मना कर दिया था। और इसी तरीके जब 1971 में जो इंडो पाक वॉर होता है तो इजिप्ट और इंडोनेशिया ने भी प्रो पाकिस्तान की नीति जो है वो अपनाई थी। तो जो नाम कंट्रीज हैं उन्होंने भारत का साथ नहीं दिया था। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया ने जो है अपने खुद को जो है एक न्यूक्लियर वेपन पावर के रूप में जो है अपने को डिक्लेयर किया है। लेकिन जो जो नाम का जो एजेंडा है कि जो है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का, कहीं ना कहीं हम उससे अलग हो रहे हैं। 2016 में, 2019 में, ठीक है, इंडिया ने जो है नाम की जो बैठक हुई थी उसमें भी हिस्सा नहीं लिया था। इंडिया के जो बहुत सारे हम देखते हैं कि चेंजिंग स्टैंड, इंडिया जो है समय समय पे अपने स्टैंड को भी चेंज कर रहा है। फॉर एग्जांपल 1970 तक, ठीक है, चाइना जो इंडिया था वो कहीं ना कहीं प्रो यूएसएसआर था। ठीक है, उसका इंक्लिनेशन कहीं ना कहीं यूएसएसआर की तरफ था। लेकिन 1991 के बाद जब इंडिया ने जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ले आए तो उसका झुकाव जो है वो यूएसए की तरफ हो गया। तो इंडिया का जो है अपने स्टैंड्स को बदल रहा है। जो इतने भी डेवलपिंग कंट्रीज इसके हिस्सा थे, अगर वो देखते हैं कि इतनी बड़ी जो पावर है इंडिया जैसे कि बहुत बड़ी पावर है, वो अपने स्टैंड चेंज कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो छोटी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर इंडिया जो है वो किसकी तरफ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं जो है नाम से जो है कहीं जो है नाम की जो पूरी पॉलिसी है उससे कहीं ना कहीं वो अलग हो रहा है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जो अब हमें नाम 2.0 की ज़रूरत है। ठीक है, नाम 2.0 की ज़रूरत है जो कि हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक नई आर्थिक जो है व्यवस्था को डेवलप करने में जो है मदद करेगा। ठीक है, जितनी भी नाम की कंट्रीज़ हैं, जैसे कि हमने बात की जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो जो है उनको आपस में जो है आना पड़ेगा ताकि जो उनका शोषण हो रहा है और जो बहुत सारे जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं, हंगर है, पॉवर्टी है, उनको जो है मिलकर हम लोग उनका सामना कर सकें। हम लोग को एक कंक्रीट एजेंडा जो है लाना पड़ेगा। नाम की सबसे बड़ी कमी ये है कि इसके पास कोई भी जो है एक प्रॉपर एजेंडा नहीं है। प्रॉपर जो है इन्होंने जो है इनकी पॉलिसी क्या है इसको कहीं पे भी जो है डिस्क्राइब नहीं किया है, डिफाइन नहीं किया है, जिसकी वजह से जो है बहुत सारी जो नाम की जो कंट्रीज हैं उन्होंने अलग अलग अपने जो है छोटे छोटे ग्रुप्स जो हैं वो बना लिए हैं। तो जिसकी वजह से जो नाम की जो पूरी जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं कम होती नजर आ रही है। लेकिन नाम जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? जबकि कोल्ड वॉर हो रहा था, जबकि जो है यहाँ पे कॉलोनिज्म का एंड हो रहा था। तो अब जो है नाम को ज़रूरत है कि नाम को हम लोग रीडिफाइन करें। ठीक है, रीडिफाइन करें उसको, हम लोग फिर से जो है उसको पुनर्निर्वास उसकी जो है उसको हम लोग को रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। और जो है यहाँ पे जो है मल्टीलेटरलिज्म, इक्वालिटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे काम करने की ज़रूरत है कि इंडिया जो है एक जो है कंस्ट्रक्टिव तरीके से जो है नाम का हिस्सा बने, ना कि जो है कई बार जो है जैसे स्किप कर देता है, कंट्रीज मीटिंग स्किप कर देता है। तो ये सब नहीं करना है। तो एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच निभानी होगी इंडिया को। ठीक है, तभी जो है हम लोग जो क्लाइमेट चेंज है, टेररिज्म है, पॉवर्टी है, पब्लिक हेल्थ है, इमरजेंसी है, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है, इन सब से आपस में मिलकर जो है वो लड़ सकेंगे। तो इंडिया को एक मल्टीलेटरल जो अप्रोच है उसको निभानी पड़ेगी। इंडिया जो है वो कई सारे जो है ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, क्वाड का हिस्सा है, एससीओ का हिस्सा है। तो उसके साथ जो है अपनी हिस्सेदारी को
अपने हितों की रक्षा करने के लिए जो है एक मल्टीलेटरल अप्रोच को जो है अपनाना पड़ेगा इंडिया को। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है पेपर नंबर 2 से, और क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन द ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया, क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ ट्रिब्यूनल्स इन डिलीवरिंग जस्टिस। भारत में न्यायाधिकरण प्रणाली को संक्षेप में समझाइए। न्याय प्रदान करने में न्यायाधिकरणों की भूमिका का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लेंगे, समझेंगे कि आखिर जो है ट्रिब्यूनल्स क्या होता है। तो ट्रिब्यूनल्स की, या फिर हम कह सकते हैं न्यायाधिकरण, या फिर हम इसको अधिकरण भी कहते हैं। ठीक है, अधिकरण की जो स्थापना हुई थी वो स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर हुई थी, और ये एक क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है, ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है जिसका की गठन जो है एक कानूनी एक विशेष कानून द्वारा जो है किया गया था। और ये जो बॉडी है इसके पास जो है सिविल कोर्ट की पावर होती है, लेकिन जो ऑर्डिनरी कोर्ट से इनका जो वर्किंग एरिया होता है, इनका जो कार्य क्षेत्र होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि यहाँ पे इनका जो गठन होता है वो किसी स्पेशल मैटर के लिए किया जाता है। ठीक है, स्पेशल मैटर के लिए किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैटर है तो उसकी सुनवाई कहाँ पे होगी, वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पे होगी। तो यहाँ पर जो है हर ट्रिब्यूनल में कुछ एक्सपर्ट मेंबर्स भी होते हैं जो कि अपनी टेक्निकल एडवाइस, किसी भी टेक्निकल मैटर पे अपनी टेक्निकल एडवाइस देते हैं, उसकी सुनवाई करते हैं। तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स को जो है अपॉइंट किया जाता है, और इसका जो डिसीजन होता है वो जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस या फिर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तो जो हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ट्रिब्यूनल का कहीं पे भी जो है यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया था। ट्रिब्यूनल को जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जो है जोड़ा गया था पार्ट 14A में, और इसके अंतर्गत जो है 2 आर्टिकल जो है ऐड किए गए थे। एक था आर्टिकल 323A और दूसरा था आर्टिकल 323B। तो आर्टिकल 323A जो है वो केवल के अंतर्गत जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं वो उनका गठन केवल लोक सेवा मामलों के लिए किया जाता है, पब्लिक सर्विस मैटर्स के लिए केवल किया जाता है। और इसका जो स्थापना होती है, इसके अंतर्गत जितने भी ट्रिब्यूनल्स होती है उसकी स्थापना कौन करता है, केवल उसकी स्थापना जो है पार्लियामेंट द्वारा ही हो सकती है। अब देखते हैं आर्टिकल 323B के अंतर्गत जितने भी ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो कोई भी अन्य मामले हैं उसके लिए उनका गठन किया जाता है, और इसका गठन जो होता है वो पार्लियामेंट के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा भी कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम उदाहरण देखें इंडिया में जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं तो उसमें है जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल्स है, सेंट्रल एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है, फॉरेक्स एक्सचेंज के लिए अलग से ट्रिब्यूनल है जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले देखता है, इंडस्ट्रियल एंड लेबर के लिए अलग से ट्रिब्यूनल है जो कि इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज के लिए देखता है, या फिर उसमें अगर कोई भी विवाद होता है तो इंडस्ट्रियल एंड लेबर ट्रिब्यूनल है। तो ऐसे कई तरीके के जो ट्रिब्यूनल है उसका गठन किया गया है। तो ये क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है, अर्ध न्यायिक बॉडी है जो कि कोर्ट के पैरेलल में काम करती है। ठीक है, कोर्ट के पैरेलल में काम करती है, और इसको जो है इसका मकसद जो था इसको इस्टेब्लिश करने का वो यही था कि कोर्ट का जो काम है उसको कम कर सके, कोर्ट पर जो भार है, जैसे कि हम जानते हैं कि कोर्ट में जो है केसेस जो है वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, तो उसको डेलीगेट करने के लिए जो है ट्रिब्यूनल्स का यहाँ पे स्थापना की गई थी, ताकि जो है कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, टैक्स से रिलेटेड है, या फिर और कोई अन्य जो स्पेशल मैटर है उससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है उसको कोर्ट के बाहर जो है उसको सेटल किया जा सके, कोर्ट के बाहर जो है उसकी सुनवाई की जा सके, और उसमें जो है एक जो है स्पीडी डिसीजन दिया जा सके, उसमें जल्दी से जल्दी उसका डिसीजन लिया जा सके, जिससे कि कोर्ट का कार्यभार जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या रीज़न है। इसके 2 मेन कारण हैं। ठीक है, सबसे पहले है कि एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज दी जाएगी टेक्निकल मैटर पे, जैसा कि हमने बात की कि जितने भी ट्रिब्यूनल्स होते हैं उसमें एक्सपर्ट्स का भी अपॉइंटमेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, तो इसमें जो है एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स को भी जो है यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, जो कि अपनी जो है टेक्निकल मैटर पे जो है एडवाइस दे सके, जिससे लोगों को एक क्वालिटी जस्टिस मिल सके। इसके बाद है रिड्यूसिंग द बर्डन ऑन द कोर्ट सिस्टम। ठीक है, न्यायालय प्रणाली पर बोझ कम करना भी जो है इसका एक बहुत ही बड़ा मकसद था इसको स्थापित करने का। तो अब हम देखेंगे कि आखिर ट्रिब्यूनल्स की जो है रोल क्या क्या है, ट्रिब्यूनल की भूमिका क्या क्या है। सबसे पहले है रिलीफ टू कोर्ट्स, अदालतों को राहत बहुत ज़्यादा दी जाती है। क्यों?
इससे क्या होता है, इससे जो है यहाँ पे जो है जो कोर्ट का जो बर्डन है, कोर्ट का जो बर्डन है उसको कहीं ना कहीं ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो कम कर रहे हैं। लॉ कमीशन ने बोला था, ठीक है, लॉ कमीशन ने बोला था कि जो जो ट्रिब्यूनल्स हैं इन्होंने कोर्ट से करीब 3.5 लाख केसेस जो है लिए हैं और उन पर सुनवाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो कोर्ट का जो बहुत ज़्यादा जो उन पे वहाँ पे पेंडिंग केसेस हैं उसको कम कर रहा है और एक उस पर जो है स्पीडी डिसीजन जो है वो लोगों को मिल रहा है, लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है, महंगा कम महंगा है, लोगों को आसानी से जो है उसमें उनके ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं और उससे जो है उनको डिसीजन मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो है टाइम जो है वो कम लगता है, लेस टाइम लगता है। टाइम जब कम लगेगा तो जो है कॉस्ट भी उसकी जो है कम आएगी, ठीक है, कॉस्टिंग भी जो है वो कम आएगी। ऑर्डिनरी कॉस्ट जो ऑर्डिनरी कोर्ट जो होता है वो जो है वो उसका प्रोसेस जो होता है वो जैसे कि हम लोग जानते हैं वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है और स्लो प्रोसेस होने के कारण जो है ये कॉस्टली भी होता है। लोगों को दूर दूर से आना पड़ता है हर सुनवाई के लिए, तो उनके लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है। लेकिन जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं ये इजी गोइंग होते हैं और लोगों को आसानी से समझ में आते हैं क्योंकि इनके प्रोसीजर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं होते हैं। तो लोगों के लिए लेस एक्सपेंसिव है, कम महंगा है, स्पीडी जस्टिस है, लोगों को शीघ्र न्याय दिया जाता है। कोर्ट का जो है वर्कलोड तो कम हो ही रहा है, प्लस जो है यहाँ पर जो है डिसीजन का पूरे जो मामले का जो डिसीजन है उसको जल्द से जल्द दिया जाता है। जस्टिस जो है लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाता है। जल्दी जल्दी अगर जो केसेस का निपटान होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मामलों की सुनवाई हो सकेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है जस्टिस जो है वो पहुंच सकेगा। तो यहाँ का जो प्रोसीजर है ट्रिब्यूनल्स का वो बहुत ही ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं है और इसीलिए जो मैटर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत ही ज़्यादा जल्दी और एफिशिएंटली जो है उसके डिसीजन लिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन बहुत ज़्यादा है। ऑर्डिनरी कोर्ट्स जो होते हैं उनके जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं वो जो है एक फॉर्मल प्रोसीजर के तहत जो है काम करते हैं, उनका एक कड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। लेकिन जो ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं वो नॉन फॉर्मल सेटिंग्स में काम करते हैं और जिसकी वजह से जो है इनका प्रोसीजर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी गोइंग होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं होता और जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे कार्य करते हैं जिसकी वजह से जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाती है। इसके बाद हम देखेंगे क्वालिटी जस्टिस, गुणवत्ता न्याय, ठीक है, लोगों को जो है एडिक्वेट जस्टिस दिया जाता है कम समय में। क्योंकि यहाँ पे जैसे कि हमने बात की कि एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं जो कि हर टेक्निकल मैटर पे अपनी टेक्निकल एडवाइस देते हैं, वो हर किसी भी मैटर की जो है वो टेक्निकलिटी को समझ के उसके बाद ही जो है अपना डिसीजन देते हैं। तो लोगों को एक गुणवत्ता न्याय या फिर क्वालिटी जस्टिस जो है मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे बहुत सारे इसमें इश्यूज या फिर मुद्दे भी इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों के पृथक्करण के खिलाफ है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा है कि अभी हाल ही में जो है एक नया इसमें जो है एक अमेंडमेंट लाया गया है और उसका नाम क्या है, द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस बिल 2021, ठीक है, द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस बिल 2021, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जितने भी सदस्य हैं और जो अध्यक्ष है उनके कार्यकाल पे उनकी जो कितनी उम्र होगी उस पर जो है यहाँ पर जो है उसमें बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट किया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे जो जितने भी विधेयक कानून बनता है उसके ज़रिए जो है केंद्र सरकारों को अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और योग्यता से जुड़े नियम बनाने का भी अधिकार मिल गया है, ठीक है, केंद्र सरकार के पास अब ये न्याय है। तो ऐसे में जो है जितने भी कोर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि इससे जो न्यायपालिका में, ठीक है, जुडिशरी में जो है सरकार की बहुत ज़्यादा दखलंदाजी बढ़ेगी, जो कि अगर जब सरकार की अगर दखलंदाजी बढ़ेगी पूरी न्यायपालिका में तो ये क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है, ठीक है। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर के पूरा जो है अगेंस्ट है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है जुडिशियल पावर, जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठाए जाएंगे क्योंकि अब यहाँ पे केंद्र सरकार का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप जो है देखने को मिलेगा। इसके बाद है लैक ऑफ यूनिफॉर्म प्रोसीजर, एक समान प्रक्रिया का अभाव है, ठीक है। जो जैसे कि हमने बात की जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके पास एक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसको कि फॉलो करके वो अपना कोई भी डिसीजन देते हैं। उनके जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स होते हैं, स्ट्रिंजेंट प्रोसीजर होते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स में जो है ऐसा नहीं है।
इनके जो है इनके ये जो है एक विशेष कानून द्वारा इनकी स्थापना की गई है और इनके जो रूल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं होते, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ये जो है पूरा ये अगेंस्ट क्या है, रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि कोई भी जो है अपनी आर्बिट्रेरी पावर्स, ठीक है, अपनी मनमर्जी जो है यूज़ नहीं करेगा, अपनी मनमर्जी से कार्य नहीं करेगा। तो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है क्योंकि यहाँ के जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं है, एक सेट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। जो भी एक्सपर्ट है या फिर जो है यहाँ पे जो सारे जो मेंबर्स हैं वो जुडिशरी से नहीं होते, एक्सपर्ट मेंबर्स भी होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं जो कि अपनी मनमर्जी से जो है काम करते हैं। उनके पास जो है एक फॉर्मल प्रोसीजर नहीं है, जिसके कारण जो है रूल ऑफ लॉ जो है उसके अगेंस्ट है, एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर ना होने के कारण। इसके बाद हम देखते हैं डिलेड जस्टिस, ठीक है, विलंबित न्याय कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है। जैसा कि चंद्र कुमार केस 1997, ठीक है, चंद्र कुमार केस 1997 में जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जितने भी ट्रिब्यूनल्स के डिसीजन होते हैं उनको हम लोग अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में, ठीक है। तो अगर सारे केसेस जो हैं उनकी हाई कोर्ट में अपील करने लगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जो कोर्ट्स का जो हम बर्डन कम कर रहे थे केसेस का वो कम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जो है लोग अपील के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जस्टिस जो है वो और ज़्यादा डिले हो जाएगा कि पहले जो है वो ट्रिब्यूनल सुनेगा, उस पर जो है वो अपने डिसीजन देगा, उसके बाद उसकी अपील जो है हाई कोर्ट में होगी। तो इससे लोगों को जस्टिस जो है उसमें जो है वो बहुत ही ज़्यादा विलंब होगा। इसके बाद फेवरेटिज्म, पक्षपात होगा। जो भी रिटायर्ड जजेस होते हैं उन्हीं को जो है चेयरपर्सन बनाया जाता है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं उनको मेंबर्स बनाया जाता है। तो वो अपने पोस्ट रिटायरमेंट जो है यहाँ पे ट्रिब्यूनल के मेंबर अपॉइंट होने के लिए हो सकता है कि बहुत तरीके के जो है लोगों को फेवरेटिज्म करें। तो ये जो है पूरा जो हमारा जो पूरा जो लोगों को जो न्याय दिलाने का जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं उसका खंडन हो रहा है। लैक ऑफ ऑटोनॉमी, स्वायत्ता का अभाव है, ठीक है। यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि जितने भी फंक्शनिंग है या फिर फंडिंग है उसमें ऑटोनॉमी बिल्कुल भी नहीं है। जब भी सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे कोई भी किसी मेंबर की जो है सिफारिश करता है कि इसको अपॉइंट करना चाहिए ट्रिब्यूनल में, तो उसका भी जो है केंद्र सरकार जो है बहुत बार जो है इग्नोर कर देती है उनकी रिकमेंडेशन को। तो यहाँ पे जो ऑटोनॉमी की लैकिंग की जो है, स्वायत्ता का अभाव है, उसके कारण भी जो है ट्रिब्यूनल्स का काम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचे की कमी है, जो है यहाँ पे जो है अभी भी पुराने तरीके से काम हो रहा है। टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा अभाव है और इसके साथ हम देखते हैं कि कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो कि उन्हीं को एक्सटेंड कर दिया जाता है और उन्हीं को जो है ट्रिब्यूनल बना दिया जाता है। तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स की कमी है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ पे वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा है, पोस्ट जो है वो वैकेंट बहुत ज़्यादा है। तो जिसके कारण जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर इसका ट्रिब्यूनल का कार्य जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 20 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, 110 जुडिशियल मेंबर्स हैं, 111 टेक्निकल मेंबर्स हैं जिनकी की पोस्ट जो है अभी भी ट्रिब्यूनल्स में वैकेंट है। तो इन टोटल जो है करीब 250 से 350 पोस्ट जो है यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल्स में जो है वैकेंट है, जिसकी वजह से लोगों को एफिशिएंटली जो है जस्टिस नहीं मिल रहा है। वर्कलोड जो है कोर्ट का कम नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे की जो वैकेंसीज है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अब हम देखेंगे कि आखिर आगे हम कर क्या सकते हैं। सबसे पहले है कि जुडिशियल कंट्रोल होना चाहिए ट्रिब्यूनल्स पे, ठीक है। एक जुडिशियल कंट्रोल होना चाहिए न्यायाधिकरण पे, ताकि जो रूल ऑफ लॉ है उसको हम लोग जो है सुनिश्चित कर सकें। कोई भी जो है ऐसा ना हो कि जो ट्रिब्यूनल के चेयरमैन है, मेंबर है, वो अपनी मनमर्जी से आर्बिट्रेरी पावर्स को यूज़ करके जो है कोई भी डिसीजन दे रहे हैं। तो इसकी वजह से जो है जुडिशियल कंट्रोल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत तरह के हमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, जैसे कि टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सके ताकि लोगों को है जल्द से जल्द जो है न्याय दिलाया जा सके। जितनी भी वैकेंट पोजीशन है उसको भरना चाहिए ताकि लोगों को जो है जल्द से जल्द जो है न्याय दिलाना चाहिए। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि एक नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन होना चाहिए, ठीक है। एक नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन होना चाहिए जो कि जितने भी ट्रिब्यूनल के जो मैटर्स हैं उसको कंट्रोल कर सके और साथ साथ जो है उनकी इंडिपेंडेंस को भी सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है। सो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर नंबर 3 से और क्वेश्चन है व्हाट आर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स व्हाई आर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इंपॉर्टेंट टू इंडिया, ऑल्सो डिस्कस द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद FTAs, मतलब कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। भारत के लिए मुक्त व्यापार समझौते क्यों महत्वपूर्ण है, साथ ही FTA से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करें, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे पूरा देख लेंगे।
तो एफटीए क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स या फिर मुक्त व्यापार समझौते क्या होते हैं? ये ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें कि दो या दो से अधिक देश होते हैं, तो अपने आपस के बीच में व्यापार को बढ़ाने के लिए वो बहुत तरीके की जो व्यापार बाधाएं होती हैं उनको कम करते हैं। और ये जो व्यापार बाधाएं होती हैं ये दोनों तरीके से होती हैं, टैरिफ होती हैं और नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं, ठीक है। तो इनको कम करके जो है दो या दो से अधिक देश, जो भी पार्टनर कंट्रीज होती हैं, वो अपने व्यापार को बढ़ाती हैं, ताकि जो है यहाँ पे व्यापार को जो है सस्ता किया जा सके और व्यापार को बढ़ाया जा सके। तो टैरिफ जो है, कस्टम ड्यूटीज कई तरह की जो है कम की जाती हैं, ठीक है, या तो पूरी तरीके से खत्म कर दी जाती है, एलिमिनेट कर दी जाती है, या फिर रिड्यूस कर दी जाती है, ठीक है, जिससे कि जो है व्यापार को जो है और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। और ये जरूरी नहीं है कि सभी गुड्स पे दिया जाए, ठीक है, सभी गुड्स पे ही कस्टम ड्यूटी को जो है कम किया जाए या एलिमिनेट किया जाए। इसमें हो सकता है कि कुछ स्पेशल गुड्स, सर्टेन गुड्स ही जो है इंक्लूड किए गए हों, और ये जो गुड्स जो इस लिस्ट में इंक्लूड किए जाते हैं उसको हम कहते हैं पॉजिटिव लिस्ट उसको, और जो गुड्स इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं होते हम उसको कहते हैं नेगेटिव लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो इंटरनेशनल मार्केट में जो गुड्स एंड सर्विसेज जो है उनको खरीदा जाता है या बेचा जाता है, जिसमें कि बहुत तरीके जो है यहाँ पे जो है उनका कंट्रोल किया जाता है, उनको मैनेज किया जाता है। यहाँ पे जो है कोई भी गवर्नमेंट टैरिफ्स नहीं लिया जाता, कोई भी कोटा, सब्सिडीज, ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं होता जिससे कि दो देश के व्यापार में जो है कोई भी बाधा उत्पन्न हो। तो यहाँ पे जो है कस्टम ड्यूटी को जो है कम किया जाता है, ताकि जो है लोगों के बीच में जो गुड्स का जो व्यापार है वो आसानी से किया जा सके। तो यहाँ पे जो है बहुत तरीके जो एफटीएस हैं उसमें जो है एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चर गुड्स को जो है इंक्लूड किया गया है, सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग है, कंस्ट्रक्शन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, इन्वेस्टमेंट है, इन सभी को जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के अंतर्गत जो है इंक्लूड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है जरूरी नहीं है कि एग्रीकल्चर के सारे गुड्स इसमें इंक्लूडेड हों, जरूरी नहीं है कि हम जितने भी गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, जितने भी प्रकार के, वो सभी इसमें इंक्लूडेड है। हम कुछ स्पेशल गुड्स के लिए ही जो है एफटीए जो है वो साइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे आखिर हमें एफटीए की जो है जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, एफटीए की नीड क्यों पड़ी। क्योंकि जैसा कि हम 1991 के पहले देखते हैं, ठीक है, जबकि हमारी जो इकोनॉमी थी उसको एक क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाता है। एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स के पहले की अगर हम इंडिया की इकोनॉमी देखें तो वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, और ये जो है इसकी वजह से जो है यहाँ पर हमें हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर एक नकारात्मक इफेक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। यहाँ के जो एक्सपोर्ट था वो बहुत ही ज्यादा कम था, हम लोग इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते थे, हमारी इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी जो थी वो बहुत ही ज्यादा थी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं था, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं था, एफडीआई कहीं से हमारे पास नहीं आता था, हमारे जो प्रोडक्ट थे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं थे इंटरनेशनल मार्केट में, और हमारी जो जीडीपी थी वो भी, जीडीपी ग्रोथ जो थी वो भी बहुत ज़्यादा कम थी। इन सब के कारण जो है इंडिया को जो है एक ओपन इकोनॉमी में बदला गया, और जो है कई प्रकार के जो है एफटीएस, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है साइन किए गए, जिससे कि जो है व्यापार करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। और ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने जब एफटीएस को साइन किया, ठीक है, जब एफटीएस को साइन करने के बाद जो है उनके व्यापार में बहुत ही ज्यादा इजाफा देखा गया, जैसे कि जापान है, सिंगापुर है, कोरिया है, ठीक है। तो ये जो है इनका जो, जब इन्होंने एफटीएस कई सारी कंट्रीज के साथ साइन किया तो इनका जो व्यापार है, बायलैटरल ट्रेड है, उसमें बहुत ही ज्यादा इजाफा हुआ, और इनके जो जीडीपी है उसमें बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई, और ये जो है ग्लोबल इकोनॉमी से इनको इंटीग्रेट करने में बहुत ही ज्यादा मदद मिली थी। तो कई प्रकार के जो है एफटीएस होते हैं, तो अब हम एक नजर उस पर भी डाल लेंगे। तो जैसे कि है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, तरजीही व्यापार समझौता, जिसमें कि कस्टम ड्यूटी को जो है कम कर दिया जाता है कुछ गुड्स पे, और जिन गुड्स को जो है इंक्लूड किया जाता है उसको कहा जाता है पॉजिटिव गुड्स, ठीक है। इसमें जरूरी है कि हर प्रकार के गुड्स जो है वो उसको इंक्लूड किया जाए। इसके बाद आता है सेपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। इसमें जो है ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का जो है व्यापार किया जाता है, उसको खरीदा जाता है, बेचा जाता है, इन्वेस्टमेंट है, आईपीआरस है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, इसमें सभी चीज को इंक्लूड किया जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, सेका, ठीक है, व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता, ये जो है सेपा से, इससे जो है कम इसके प्रोविजंस होते हैं, जैसे कि जो है इसमें केवल ट्रेड टैरिफ्स और ट्रेड रेट कोटा को पर के
को ही जो है उसी के बल पे जो है नेगोशिएशन किया जाता है। इसके बाद है कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन जो है कुछ जो पार्टनर्स कंट्रीज होती हैं वो अपने आपस में जो ट्रेड करते हैं उस पर जो है वो ज़ीरो ड्यूटी लगा देते हैं, तो जिसकी वजह से उनके में जो है व्यापार करना बहुत ही आसान हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं यूरोपियन यूनियन, ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ पे जो है आसानी से व्यापार किया जा सकता है। तो अब हम देखेंगे कि आखिर इसकी जो है सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्या है, ठीक है, इंडिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले क्या है, एक्सेस टू मार्केट, बाजार तक पहुंच होती है, ठीक है। यहाँ पे जो है कंजम्पशन ऑफ गुड्स जो है डोमेस्टिक मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता। कंजम्पशन ऑफ गुड्स जो है डोमेस्टिक मार्केट में तो होता ही होता है। इसके साथ साथ अगर आपको जो है अगर आप FTAs जो है अगर साइन करते हैं तो उससे आपके एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा बूम मिलता है। एक्सपोर्ट जब आप करेंगे तो आपकी जो है इंटरनेशनल मार्केट तक जो है वो बहुत ज़्यादा पहुँच होती है। और एक्सपोर्ट जो होता है वो किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए, GDP ग्रोथ के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो लोगों को तो जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी आसानी तक जो है इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच बनाने के लिए जो है FTAs जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि कई प्रकार के जो टैरिफ्स हैं उसको जो है हम लोग रिमूव करें और जो है इसको एक इजी बना दे, ताकि जो यहाँ के जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं, इंडिया के जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं उसको हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में आसानी से पहुँचाया जा सके। इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, ठीक है। जब हम FTAs जो है साइन करते हैं तो हमारे पास जो है इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलता है। जॉब क्रिएशन, रोजगार का बहुत ज़्यादा निर्माण होता है। जब हमारा एक्सपोर्ट अगर हमारा इंक्रीज होगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, मार्केट को हम मार्केट को एक्सेस करेंगे, मार्केट इंक्रीज होगा। और यहाँ पे जो है कई प्रकार के जो FDIs आएंगे, बहुत सारी जो MNCs है वो यहाँ पर अपना सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिकल गुड्स है, केमिकल गुड्स है, एग्रीकल्चर है, तो इन सभी जो है सेक्टर्स में जो है एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होगा, तो जिसकी वजह से हमें जॉब क्रिएशन या फिर रोजगार निर्माण में जो है बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसके बाद है बूस्ट एक्सपोर्ट, निर्यात को बढ़ावा देता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, अगर हम डोमेस्टिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो कितना है, 60% ऑफ GDP। लेकिन अगर हमारी कंट्री को जो है $5 ट्रिलियन का जो हमारा लक्ष्य है, अगर उस तक हमें पहुँचना है तो ज़रूरी है कि हम जो है और ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करें, जिसके लिए हमारे जो एक्सपोर्ट को बूस्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारी जो तो ज़रूरी है कि जो हम इंटरनेशनल मार्केट की जो डिमांड है, जो ग्लोबल डिमांड है, उसको हम पूरा कर सकें। और जो जितने भी एक्सपोर्टर्स होते हैं वो भी उन्हीं कंट्री में जो है एक्सपोर्ट करना पसंद करते हैं जिसके के साथ हम लोग ने FTAs जो है वो साइन किया हो। क्योंकि जो FTAs जहाँ पे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिस कंट्री के साथ साइन करते हैं वो हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, डोमेस्टिक हमारी जो कंट्री में जो भी लोग जो भी यूनिट है जो एक्सपोर्ट कर रही है उनको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो इस वजह से जो है एक्सपोर्टर्स भी जो है उन्हीं के साथ व्यापार करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जिनके साथ कि हमने FTAs जो है साइन किया हो। इसके बाद हम देखते हैं मेक इंडिया को बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाता है, भारत को बहुत ही ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो है इंडिया के जो है यहाँ पे जो एक्सपोर्ट की जो मार्केट है उसको और ज़्यादा हमें बढ़ावा मिलेगा। इंडिया में जो जॉब क्रिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा, जिससे कि जो है इंडिया की जो मार्केट है उसको बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि जो एक्सपोर्ट है उसको 2025 तक बढ़ा के 3.5% का उसका शेयर कर दिया जाएगा 2025 तक, और 2030 तक जो इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ा के 6% तक कर दिया जाएगा। जॉब क्रिएशन की अगर हम बात करें तो 4 करोड़ जॉब जो है उनको जो है यहाँ पर रोजगार का निर्माण किया जाएगा वर्ष 2025 तक, और यही जो है 8 करोड़ जॉब का निर्माण किया जाएगा वर्ष 2030 तक। तो इससे क्या होगा, हमारी जो इंडिया की जो पूरी जो अर्थव्यवस्था है उसको बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाएगा। इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो सर्विस इंडस्ट्री है, उसको बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने में हमें मदद मिलेगी। बूस्ट मेक इन इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा क्योंकि यहाँ की जो डोमेस्टिक यूनिट्स हैं उनको और ज़्यादा जो है उनका मोराल इंक्रीज होगा कि उनको जो है एक्सपोर्ट करना है, उनको इंटरनेशनल मार्केट कैप्चर करनी है, जिसकी वजह से जो है मेक इन इंडिया का जो हमारा सपना है उसको भी और ज़्यादा जो है हम अच्छी तरीके से पूरा कर सकते हैं। और जो पोस्ट पैंडमिक अगर हम देखें, ठीक है, पोस्ट पैंडमिक जो है उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है इंडिया को अपनी पहुँच जो है इंटरनेशनल मार्केट तक बनाए रखने में, क्योंकि जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एंटी चाइना
एंटी चाइना सेंटिमेंट है पूरे ग्लोबल लेवल पे, तो जिसका कि फ़ायदा जो है इंडिया उठा सकता है। और यहाँ पे जो बहुत सारी ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ से कि चाइना जो है विड्रॉ कर रहा है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे जो है इंडिया जो है वहाँ पर अपना जो है कदम और ज़्यादा आगे बढ़ा सकता है। तो पोस्ट पैंडमिक जो एंटी चाइना सेंटिमेंट है जो है उसका इंडिया फ़ायदा उठा के अपनी जो इकोनॉमी है उसको बढ़ावा दे सकता है। वर्क फ्रॉम होम, पोस्ट पैंडमिक के बाद हम देखते हैं वर्क फ्रॉम होम को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, तो यहाँ पे जो ट्रेडेबल सर्विसेज हैं उसको हम लोग और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो डोमेस्टिक यूनिट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं हम लोग को इनोवेशन देखने को मिलेगा। वो और ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी को जो है अडॉप्ट करने के लिए कोशिश करेंगी, ताकि जो अपने जो गुड्स हैं उसको और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बना सकें, ताकि उनकी जो इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच है उसको और ज़्यादा बढ़ा सकें। इसके बाद हम देखेंगे काफ़ी सारे इसमें चैलेंजेस भी हैं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है लेस मार्केट शेयर, कम बाजार की हिस्सेदारी है। तो ठीक है, अगर हम देखें तो जो ग्लोबल मार्केट में जो इंडिया का जो शेयर है वो बहुत ही ज़्यादा कम है या फिर बहुत ही ज़्यादा स्टैग्नेंट है। और जो कुछ सेक्टर में तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पे इंडिया का शेयर जो है वो उसमें गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो इंडिया का जो मार्केट शेयर है इंडिया का जो शेयर है इंटरनेशनल मार्केट में वो बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसके कारण जो FTAs जो हैं वो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है फलीभूत साबित नहीं हो रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं पुअर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, खराब विनिर्माण क्षेत्र है। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इंडिया में केवल उसके जो है 40% ऑफ GDP है। यही अगर हम जर्मनी की बात करें, जर्मनी में जो है 19% ऑफ GDP है, साउथ कोरिया में वो 25% ऑफ GDP है, जापान जो है वो 21% है, और चाइना का जो है 21% ऑफ GDP जो है उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कहीं ना कहीं बहुत ही खराब प्रदर्शन कर रहा है, जिससे कि जो है हम बहुत ज़्यादा जो है इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद है पुअर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा है। जो हम लोग जो है जो MSME हैं, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उस तक हम लोग जो है इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंचा पा रहे, उन्हें हम FTAs के बारे में बता ही नहीं पा रहे, जिसके कारण जो है यहाँ पे MSME सेक्टर जो है उनको जो है FTA का बहुत ज़्यादा लाभ जो है वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसके साथ साथ जो है बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि कंट्री ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट है, मार्जिन ऑफ रेफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा लो है, कंप्लायंस कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, जिसके कारण जो है इम्प्लीमेंटेशन जो FTA का जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो पा रहा है। इसके साथ साथ इंडिया में हम देखते हैं सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट भी बहुत है, आपूर्ति पक्ष की जो है बहुत ज़्यादा कमी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो है यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है रेगुलेटरी मैकेनिज्म हैं, बहुत तरीके जो हैं यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक डिले होता है, यहाँ पे जो है रेगुलेटरी मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा है, लॉजिस्टिक क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, जो ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है बहुत अच्छा नहीं है, जिसके कारण जो है इंडिया जो है एक लेस कॉम्पिटिटिव है इंटरनेशनल मार्केट में, जिसकी वजह से जो है हम FTA का पूरी तरीके से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इसके बाद है नॉन टैरिफ बैरियर्स। ठीक है, गैर टैरिफ बाधाएं ऐसी हैं जो कि हमें जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जैसे कि बहुत प्रकार के जो है इंपोर्ट पर कंट्रोल्स लगाए जाते हैं। ठीक है, इंपोर्ट पर कंट्रोल्स लगाए जाते हैं, इंपोर्ट परमिट बहुत प्रकार के लेने होते हैं, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स है, प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स जो है वो यहाँ पे इंडिया के यूनिट्स जो है वो मैच नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमारी इंटरनेशनल मार्केट तक पहुँच बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है। अनफेवरेबल FTAs हैं, प्रतिकूल FTA हैं, कई सारे ऐसे हमारे पार्टनर्स हैं जहाँ पे कि हमने जो है ट्रेड डेफिसिट देखा है। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा हुआ है, जैसे कि आसियान है, उसके साथ जो है हमारे जो है ट्रेड डेफिसिट है, हमारा जो इम्पोर्ट है वो ज़्यादा है, एक्सपोर्ट जो है वो कम है। आसियान है, जापान है, कोरिया है, तो इनके साथ जो है हमारा इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा होता है लेकिन एक्सपोर्ट कम होता है FTAs के बाद भी, तो हम लोग जो है वहाँ तक अपने सामान नहीं पहुँचा पा रहे हैं। तो हमारे जो पार्टनर कंट्रीज हैं के साथ हमने FTA को साइन किया है उनको ज्यादा फायदा हो रहा है, दे आर गेनिंग मोर। ठीक है, तो उनको ज्यादा गेन हो रहा है और इंडिया को इसका कम लाभ हो रहा है। तो हम देखते हैं कि अनफेवरेबल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं।
इसके बाद है इंडिया की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत है, जहाँ पे कि जो है मेक इन इंडिया को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो जिसके कारण जो है इंडिया की जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है वो भी हमें दूसरे जो बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उससे जो है हम इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरी तरीके से इंडिया में नहीं आ पा रहा है, तो जिसकी वजह से जो हमारी पूरी इकोनॉमी है उस पर जो है बुरा असर एक देखने को मिल रहा है। तो अगर हम इंडिया और एफटीए की बात करें, ठीक है, इंडिया और एफटीए की बात करें तो यहाँ पे इंडिया जो है और भी कई पैरामीटर्स पे जो है लैग करता है, जैसे कि इंडिया में जो है पैकेजिंग कॉस्ट जो है इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा हाई है, जिससे कि हमारे जो इंटरनेशनल मार्केट में जो गुड्स हैं वो जो है वो लेस कॉम्पिटिटिव हैं। इसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे गुड्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, डैमेज ऑफ गुड्स जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि पोर्ट पे जो पोर्ट्स हैं वहाँ पे जो है स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, कुछ पेरिशेबल आइटम्स हैं वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज न होने के कारण जो है वो सामान नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है गुड्स जो है वो डैमेज बहुत हो जा रहा है, इंसान जो इंडिया के जो सामान है उसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो एफटीए है, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब हमने साइन किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने साइन किया, उसके बाद जो है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में बढ़ावा देखने को मिलता है हमें, लेकिन जो है हम कई ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट तो कम हो रहा है लेकिन इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ट्रेड डेफिसिट कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण से जो है इंडिया जो है एफटीए का पूरी तरीके से लाभ नहीं उठा पा रहा है। एफटीए साइन करने के बाद भी इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, सबसे पहले है मल्टीलेटरलिज्म, बहुपक्षीय, ठीक है, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हमें और कई सारे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि अफ्रीका है, अफ्रीका जो है एक लार्ज मार्केट है जहां पर कि हम अपनी सप्लाई कर सकते हैं, अपने सामान की सप्लाई कर सकते हैं। कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, ऐसे ट्रेड ब्लॉक्स हैं जिनके साथ हम जुड़ के अपनी इकोनॉमी को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं, जैसे कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है एनर्जी रिच है, ठीक है, वहाँ से जो है हम जो है एनर्जी ले सकते हैं और यहाँ से इंडिया से जो है टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमें कई प्रकार के जो है ट्रेड ब्लॉक्स के साथ भी जो है अपने ऑप्शंस को खोलने होंगे। इसके बाद है इम्प्रूव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विनिर्माण क्षेत्र में सुधार लाना होगा, ताकि जो है हमें इसमें जो जीडीपी में जो है इसकी भागीदारिता जो है उसको कम करना होगा। आत्मनिर्भर भारत स्किल इंडिया प्रोग्राम के जरिए जो है हम अपने जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसमें और ज़्यादा सुधार कर सकते हैं और जो है इंटरनेशनल मार्केट तक अपनी पहुंच ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, उचित सुरक्षा मानक को हमें अपनाना होगा। ऐसा ना हो कि कोई बाहर की कंट्रीज जो है वो अपने जो पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में आके डंप कर दे, और साथ साथ ये भी सुनिश्चित करना होगा कि जो भी इंडिया में जो माल आ रहा है वो अच्छी क्वालिटी का माल ही आए, ठीक है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है इंडिया में आए। तो हमें जो है प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स जो है वो हमें देखना होगा, और इसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी हमारे ट्रेड पैक्ट्स हैं या फिर हम आगे जो भी नेगोशिएशन करने जा रहे हैं उसको हम उसकी जो पॉलिसीज़ जो है उसको हमें रिव्यू करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद है रिड्यूसिंग कंप्लायंस कॉस्ट, अनुपालन लागत को कम करना होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव डिले जो होते हैं, प्रशासनिक स्तर पर जितने भी डिले होते हैं उसको कम करना होगा, तभी जो है हम अपनी जो एफटीएस की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो यूटिलाइजेशन कॉस्ट है, यूटिलाइजेशन रेट है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। बहुत तरीके के इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने होंगे, ठीक है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लाना होगा ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बना सकें। और अगर हम हाल ही में देखें तो इंडिया जो है वो 20 कंट्रीज के साथ, ठीक है, 20 कंट्रीज के साथ जो है यहाँ पर जो है एफटीए को साइन करने की सोच रही है, जिसमें कि 6 कंट्रीज के साथ ऐसा है कि उसे फास्ट रेट पे, ठीक है, फास्ट ट्रैक एफटीए जो है साइन करने की सोच रही है। तो यहाँ पे जो ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट का जो पूरा रिफॉर्म है, रीस्ट्रक्चर जो एफटीए कर रही है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ ये जो है एफटीए जो है इंटीग्रेट करेगा, और साथ साथ जो है भारत के आत्मनिर्भर का जो सपना है, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है उसको भी पूरा करने में हमें मदद मिलेगी। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेपर नंबर 4 से है, और क्वेश्चन है एक्सप्लेन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल्सो डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की व्याख्या करें, साथ ही इसके महत्व और इससे जुड़ी चुनौतियों पर भी चर्चा करें, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा देख लेंगे।
भारत ऐसा पहला देश है जिसने कि जो है कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ अमेंडमेंट करके जो सीएसआर है उसको जो है मैंडेटरी किया था, ठीक है, उसको अनिवार्य बनाया था। तो भारत ऐसा दुनिया का पहला देश है जिसने कि सीएसआर को, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अनिवार्य बनाया था। और वो कब, जो कंपनीज एक्ट 2013 को इसमें कुछ अमेंडमेंट किए थे और जो है कॉर्पोरेट्स को यहाँ पर जो है बोला गया कि आपको कई तरीके का लाभ दिया जाएगा अगर आप जो है यहाँ पे जो है समाज के कल्याण के लिए कुछ कार्य करते हैं, जैसे कि एजुकेशन के लिए, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, पॉवर्टी को घटाने के लिए, हेल्थ केयर को बेहतर बनाने के लिए, सैनिटेशन में, स्किल डेवलपमेंट में, अगर आप कुछ ऐसी फैसिलिटीज पे अगर आप स्पेंड करते हैं तो आपको बहुत तरीके का लाभ दिया जाएगा। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि आखिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। तो जितनी भी कंपनीज होती हैं, जितने भी कॉर्पोरेट्स होते हैं, वो जब भी कोई सामान का जो है उत्पादन करती हैं या फिर किसी भी चीज़ का उत्पादन करती हैं, तो वो बहुत सारी जो है इंडिया की जो है नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन जो हैं उसका यूज़ करती हैं। और जब यूज़ करती हैं और जब फैक्ट्री में जब प्रोडक्शन होता है तो उसके कारण बहुत तरीके का जो है पॉल्यूशन भी होता है, जिससे कि क्या होता है, जिससे कि जो है लोगों तक, जिससे कि जो है एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। और एनवायरनमेंट पे बुरा प्रभाव पड़ेगा तो वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनकी हेल्थ पे भी बहुत तरीके का बुरा प्रभाव हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि जो वहाँ के लोग हैं उनको जो है प्रदूषित हवा, प्रदूषित पानी का उपयोग करना पड़ता है। तो इससे जो जितने भी लोग जो हैं वो जो नेगेटिवली इम्पैक्टेड हैं, जिनका उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, तो उनको जो है किसी भी तरह का सीधा मुआवजा तो दिया नहीं जाता कंपनी के द्वारा। तो कंपनी क्या करती है, तो सरकार ने बोला है कि कंपनी को कि किसी ना किसी तरीके से आपने जो प्रॉफिट कमाया है लोगों की हेल्थ के साथ या फिर एनवायरनमेंट पे बुरा असर पड़ने के बाद जो आपने प्रॉफिट बनाया है, तो उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जो है आप समाज कल्याण के लिए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए आप उसका कुछ हिस्सा जो है वो खर्च करिए। तो उसी को क्या कहा गया, उसी को कहा गया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें क्या है कि जिस तरीके से जो है एक कंपनी शेयर धारकों और हित धारकों की अपेक्षाओं को पूरा करता है, जिस तरीके से वो जितने भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनकी अपेक्षाओं को पूरा करता है, उसी तरीके से उनका वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनकी आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक अनिवार्यताओं को भी संतुलन हासिल करना जो है इसका उद्देश्य है। तो यहाँ पर क्या होता है, जितनी भी कंपनियाँ होती हैं वो जो है सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न को अपने बिजनेस ऑपरेशन के साथ जो है इंटीग्रेट करती हैं और जो है समाज कल्याण, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो है वो काम करती हैं। तो ऐसी सभी कंपनियां जिनकी नेटवर्थ जो है 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक हो, टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक हो, या फिर जो उनका जो नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ या उससे अधिक हो, तो ऐसा उनका कहा गया है कि पिछले 3 सालों का उनको जो है प्रॉफिट जो है उसके 2% जो है उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खर्च करना है। तो इसमें जो है बहुत तरीके जो है, कई सारे जो है यहाँ पे कई तरीके जो है गतिविधियाँ जो है उसमें शामिल है, जैसे कि भूख है, गरीबी है, कुपोषण को ख़त्म करना है, शिक्षा को बढ़ावा देना है, पर्यावरण, ठीक है, एनवायरनमेंट की स्थिरता को, सस्टेनेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए, और या फिर हम कह सकते हैं मदर एंड चाइल्ड की हेल्थ केयर के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को, या फिर नेशनल हेरिटेज बिल्डिंग्स जो हैं उनको प्रोटेक्शन करने के लिए, स्लम क्षेत्र का जो विकास करने के लिए, स्कूलों में टॉयलेट्स बनवाने के लिए, आप ये बहुत सारे जो हैं एरियाज हैं जिसपे कि जो कॉर्पोरेट्स हैं अपने जो प्रॉफिट में से कुछ हिस्से को जो है खर्च करके बहुत तरीके का बेनिफिट्स जो हैं वो ले सकती हैं, प्राप्त कर सकती हैं। तो इसके लिए क्या क्या सिग्निफिकेंस है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। सबसे पहले है इसमें क्या हो, सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है, क्योंकि जब कंपनीज जो होती हैं वो बहुत तरीके की, जैसे कि हमने गतिविधियाँ पे बात की कि जिसमें कि जो भूख को मिटाने के लिए, गरीबी को मिटाने के लिए, कुपोषण को ख़त्म करने के लिए जो है काम करती हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में, स्कूल्स को बनवाने के क्षेत्र में, यहाँ तक कि हेल्थ केयर सिस्टम को बेटर बनाने के लिए और स्किल डेवलपमेंट में भी कार्य करती हैं, तो जिसकी वजह से जो है समाज का बहुत ज़्यादा कल्याण होता है। इसके बाद हम देखते हैं टैक्स बेनिफिट्स। कॉर्पोरेट्स को बहुत तरीके का जो है कर लाभ भी होता है, ठीक है, जितना भी प्रॉफिट का अमाउंट जो है वो अपने सीएसआर पे खर्च करते हैं तो उसका उनको लाभ जो है टैक्स बेनिफिट पे दिया जाता है, तो जिसकी वजह से जो है उनका प्रॉफिट जो है वो और ज़्यादा जो है इंक्रीज होता है कॉर्पोरेट्स का। कंज्यूमर बेस बहुत ज़्यादा बढ़ता है, उपभोक्ता का आधार बढ़ाता है, क्योंकि जो है
यहाँ पे जो है उनकी जो कंपनी है उनकी प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर कोई कंपनी जो है रूरल एरिया में जाके काम करती है तो वहाँ पे लोगों को उस कंपनी के बारे में पता चलता है और वो उस कंपनी का जो है प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो जिसकी वजह से उनका जो कंज्यूमर बेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। ऐसा कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे पैकेजिंग होते हैं जिसमें कि लिखा होता है कि इसमें से अगर ये प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका जो है 1 रुपये या 1 रुपये जो है वो वो बच्चों की शिक्षा के लिए जाएगा। तो जो है वहाँ पे जो है लोग उस तरह के प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं, ताकि उनकी भी वो भी अपना कुछ हिस्सेदारी दें लोगों की शिक्षा के, बच्चों की शिक्षा के लिए। तो यहाँ पे जो है इससे जो है कंज्यूमर बेस जो है इनका बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। ब्रांड इमेज एक बनती है उनकी, ठीक है। उनकी जो है ब्रांड इमेज को बढ़ावा दिया जाता है। जो कंपनी जो है ज़्यादा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR पे जो खर्च करती है उनको वो जो है वो एक अलग तरीके जो है रिस्पेक्ट जो है वो गेन करती है, और जिसके कारण जो है उनकी जो सेल बहुत ही ज़्यादा हाई होती है और उनके प्रॉफिट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, जैसे कि किसी भी मटीरियल को रिसाइकिल करने के लिए या फिर जो है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए भी जो है CSR की फंडिंग का यूज़ किया जाता है। तो इससे हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में निवेश आकर्षित करता है, ठीक है। जो भी कंपनी ऐसा देखा गया है कि जो CSR पे ज़्यादा जो है खर्च करती है तो उनकी एक अलग से ही इमेज बनती है, जिसके कारण जो है उनको इन्वेस्टमेंट जो है आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन, ठीक है, कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। अगर एम्प्लॉयज़ को पता है कि उनकी जो कंपनी की जो आइडियोलॉजी है वो बहुत ही अच्छी है, उनकी जो कंपनी है उनका जो फोकस है वो समाज कल्याण के लिए है, तो वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं उनमें एक अलग से ही हाई सेल्फ एस्टीम होता है, जिसकी वजह से जो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका मोराल बूस्ट होता है और वहाँ पे वो कार्य करना पसंद करते हैं। तो ऐसे कई फ़ायदे हैं जो कि कॉर्पोरेट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है अगर वो CSR पे अपना कुछ खर्च करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि कई प्रकार के जो है गवर्नमेंट को, सरकार को भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कई तरीके के फ़ायदे होते हैं, जैसे कि उनका जो फिस्कल बर्डन है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो है गवर्नमेंट का कार्य जो है वो कई तरीके से जो है कॉर्पोरेट जो है पूरा करें, जैसे कि वो शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा काम करें। जैसे कि हम देखते हैं कि जो ऊषा है, ठीक है, ऊषा जो है वो गाँव में जो है वहाँ पे जो स्विंग मशीन है वहाँ पे महिलाओं को जो है वहाँ पे सिलाई कढ़ाई कराना सिखा रही है। तो यहाँ पे जो है लोगों का समाज कल्याण हो रहा है, जिससे कि जो गवर्नमेंट का जो फिस्कल बर्डन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम हो रहा है और जो सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हो रही हैं। तो अब यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, ठीक है। तो जैसे कि जो है टैक्स बर्डन ऑन कॉर्पोरेट्स पर बहुत ज़्यादा टैक्स का बोझ होता है, ठीक है। जैसा कि जो है देखा गया है कि जो टैक्स का जो 2% ऑफ प्रॉफिट जो है उसको तो CSR पे जो है वहाँ पे खर्च किया जाता है। तो जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो उसको जो है जो टैक्स के टैक्स के अतिरिक्त जो है ये देखा जाता है कि उनको 2% जो है वो खर्च करना पड़ रहा है, तो जो उनके जो प्रॉफिट को है वो कम करता है। और यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्ट करता है, क्योंकि जो है उनको लगता है कि यहाँ पे टैक्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। इसके बाद ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, कुछ ऐसे परियोजनाएं होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा लंबे समय के लिए होती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, तो वहाँ पे जो है उसमें पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जो है CSR जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो कई बार जो है हिचकिचाते हैं। इसके बाद हमने एक स्क्यूड पैटर्न देखा है खर्च करने में, देखा है कि ऐसे कुछ ही सेक्टर हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर पे करीब 40% का खर्च किया जाता है, और हंगर को मिटाने के लिए 5% का ही खर्च किया जा रहा है। जबकि हम जानते हैं कि इंडिया में जो स्टंटेड पॉपुलेशन है, स्टंटेड चिल्ड्रन है, वेस्टेड चिल्ड्रन है, उनकी जनसंख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे जो है कुछ ही क्षेत्र है जहाँ पे कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ज़्यादा फंडिंग आती है, लेकिन और जो ऐसे क्षेत्र बहुत कम है, तो यहाँ से क्षेत्र बहुत कम है जहाँ पे कि फंडिंग बहुत कम आती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक स्क्यूड पैटर्न देखा जा रहा है, रीजनल डिस्पैरिटी। ऐसे कुछ ही ऐसे कुछ ही स्थान है, रीजन है जहाँ पर कि ज़्यादा CSR फंडिंग मिलती है, जैसे कि आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। तो यहाँ पर देखा गया कि ज़्यादा कार्य किया जा रहा है कॉर्पोरेट्स के द्वारा। लेकिन जैसे कि नॉर्थ ईस्ट है, हिली एरियाज़ है, यहाँ पर जो है कॉर्पोरेट सोशल फंडिंग के अंतर्गत जो है बहुत ही कम कार्य किया जा रहा है।
नॉन कंप्लायंस, बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो कि CSR को जो है मानती नहीं है और जो है अपने जितना उनको खर्च करना चाहिए 2% ऑफ देयर प्रॉफिट वो उतना खर्च करती ही नहीं है। कई प्रकार की चीटिंग और धोखाधड़ी भी देखी गई है कि जो कुछ कॉरपोरेट्स होते हैं वो किसी NGO को या फिर चैरिटी, वो अपने जो फंड होता है उसको चैरिटी के रूप में दे देती हैं और बाद में उनका कुछ कमीशन काट के जो है वो पैसा जो है वो वापस ले लेती हैं। तो इस तरह की चीटिंग धोखाधड़ी भी बहुत हो रही है और ऐसा भी देखा गया है कि जो कंपनियां पहले 2% से अधिक जो है CSR पे खर्च करती थी, अब इस रूल के आने के बाद जो है वो 2% ही खर्च करती हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि फंडिंग में जो है वो बहुत ज़्यादा कमी भी आ रही है। तो इसके लिए चाहिए कि हम लोग बहुत सारे जो है NGOs के साथ कोलैबोरेट करें ताकि जो है किस तरीके से कार्य हो रहा है, कौन से सेक्टर पे कार्य करना है, उसको हम लोग अच्छे से सुनिश्चित कर सकें और हम लोग जो है समाज कल्याण में और ज़्यादा अच्छे से काम कर सकें। ठीक है, एक जितने भी CSR के अंतर्गत जितनी भी कार्य किया जा रहा है उसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए। ठीक है, स्क्रूटनी होनी चाहिए ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत आखिर कितना काम हो रहा है, कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं और इससे जो है हम एथिकल बिजनेस प्रोसेस को भी जो है हम सुनिश्चित कर सकते हैं। तो जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को कम करने के लिए, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनको पूरा करने के लिए। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो वेरी मच।